देश प्रदेश के तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। स्वागत है आपका न्यूज़ 21 भारत में। पढ़ाई के महत्व से तो हम सब वाकिफ हैं। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो ये सोचकर ही 2 साल कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा प्रदान की गई। लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को कितना फायदा पहुंचा पाया और इसकी क्वालिटी क्या रही, इसको लेकर जारी आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है। झारखंड में लॉकडाउन अवधि में बच्चों की पढ़ाई और उनकी गुणात्मक शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट आई है। 8% ग्रामीण और 24% शहरी क्षेत्र के बच्चे ही नियमित तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए हैं। वहीं 19% शहरी और 37% ग्रामीण बच्चे ऑनलाइन कक्षा में शामिल नहीं हुए। इसमें से 12% बच्चे ऑनलाइन कक्षा में विभिन्न कारणों से अनियमित तौर पर ही शामिल हो सके हैं, जिसके कारण ऑनलाइन क्लास से बच्चों को जो लाभ और शिक्षा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल सकी है। इसका खुलासा लॉक्ड आउट इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन के नाम से जारी हुआ है। वहीं बाल कल्याण संघ के सचिव ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में मोबाइल के जरिए हो रही पढ़ाई को लेकर हम लोगों ने एक सर्वे कराया। सर्वे रिपोर्ट में जो निष्कर्ष आया उसको प्रत्येक राज्य के सरकार को सौंपा गया, जिसमें झारखंड का भी डाटा शामिल है। यह रिपोर्ट बाल संरक्षण व बच्चों के हित में काम करने वाले संस्थाओं के समूह नेशनल एक्शन कोऑर्डिनेशन ग्रुप ने तैयार किया है, जिन्होंने पिछले महीने अगस्त में झारखंड समेत अन्य 14 राज्यों के शहरी ग्रामीण बस्तियों के बच्चों की ऑनलाइन कक्षा और लॉकडाउन अवधि में हुई पढ़ाई को लेकर सर्वे कराया था। झारखंड में इसके लिए 1362 घरों का चयन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले परिवारों से जानकारी ली गई। सर्वे कार्य डोर टू डोर किया गया, जिसमें यह पता चला कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के 42% शहरी और 48% ग्रामीण बच्चों को ठीक से अक्षर ज्ञान और विषय का ज्ञान तक नहीं हो पाया है। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर ने आज हाईकोर्ट में धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्या मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि एजेंसी हर एंगल पर हत्या की जांच कर रही है। अदालत के निर्देश का पालन किया जा रहा है। जांच में कोई भी एंगल नहीं छूटेगा। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने सीबीआई को अगले सप्ताह प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। पिछले सुनवाई में हाईकोर्ट ने मामले की अब तक की जांच पर निगरानी जताई थी और जॉइंट डायरेक्टर को 23 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई हर सप्ताह प्रतिगत रिपोर्ट दे रही है, लेकिन उसमें कुछ भी नया नहीं है। मामले में हर बार स्टीरियोटाइप रिपोर्ट दायर की जा रही है, यह संतोषजनक नहीं है। जुडिशल ऑफिसर की हत्या हुई है, हमें रिपोर्ट चाहिए। परिस्थितियां बयां कर रही है कि दिन दहाड़े एक न्यायिक अधिकारी की हत्या की गई है। कोर्ट यह स्पष्ट कर रही है कि हमें रिजल्ट चाहिए, सिर्फ रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। 21 से 31 अक्टूबर तक झांसी उत्तर प्रदेश में आयोजित 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड का ट्रायल 29 अगस्त को सिमडेगा में किया गया था। इसमें 31 खिलाड़ी चयनित किए गए थे। इन खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर 25 सितंबर से सिमडेगा में आयोजित की गई है। कैंप के लिए चयनित सभी खिलाड़ी हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी को रिपोर्ट करेंगे। इन सभी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी बिगन सोए विशेष प्रशिक्षण देंगी। इनमें से 18 खिलाड़ी झारखंड टीम से चयनित किए जाएंगे, जो सीनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज हजारीबाग जिला अंतर्गत कटक मसांडी प्रखंड के गदोखर, कंचनपुर एवं आसन ग्रामों में ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। ग्रामीण जलापूर्ति योजना शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि कटक मसांडी आकर इस योजना का शिलान्यास करके मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। इस योजना के पूर्ण होने के गदोखर, कंचनपुर एवं रोमी पंचायतों के कुल 9 गांव गदोखर, बलियंत, कदमा, खुर्द, कंचनपुर, हेल्लाद, गोविंदपुर, छड़वा, अतिया एवं जेलमा में निवास करने वाले 12,413 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति से न केवल स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, अपितु दूर दराज से पानी ढोकर लाने में लगने वाले समय एवं परिश्रम की भी बचत होगी। इस योजना के फलीभूत हो जाने से सभी वर्गों तथा विशेषकर हमारी माताओं एवं बहनों को विशेष लाभ मिलेगा। धनबाद जिला के सुदूर बलियापुर बड़ादाहा गांव में जन्मे शिक्षाविद विनोद बिहारी की जयंती आसू केंद्रीय कार्यालय में मनाई गई। इस मौके पर आसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि विनोद बाबू के विचार और सपनों के झारखंड की लड़ाई आज अधूरी है। उनके विचारों और सपनों को कभी मिटने नहीं देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को अपने प्रखंड के लोगों से स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। कौन कौन सी योजना धरातल पर पहुंची है या नहीं, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हम पंचायत स्तर पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ
पंचायत के सम्मेलन में हम वहाँ के स्थानीय मुद्दों को, जो उस पंचायत में पड़ते हैं, तमाम विषयों पर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को एक साथ कलेक्ट करेंगे और फिर प्रखंड स्तर पे इसकी चर्चा होगी। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को धारदार बनाने का काम कर रही है। हमने जितने 100 प्रखंड स्तरीय सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य शुरुआत कर दिए है। सिल्ली से शुभारंभ हुआ है। पूरे प्रदेश में 26 टीम बनाई गई है, जो अलग अलग जिलों में जाकर के प्रखंड स्तरीय 100 सक्रिय कार्यकर्ताओं को झारखंड आंदोलन के मूल्यों के साथ साथ हम अपने आंदोलनकारियों के सपनों को साकार हम कैसे करेंगे। रांची की मेयर का नगर निकाय के अधिकारियों के साथ विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब संयुक्त सचिव द्वारा महाधिवक्ता के मंतव्य का नगर निकायों को पालन करने का मामला भी गर्मा गया है। ऐसे में मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नगर निकायों में महाधिवक्ता के मंतव्य को हथियार की तरह इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए जाने की संभावना है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि महाधिवक्ता ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 74, 75, 76 समेत अन्य धाराओं को जिस प्रकार से परिभाषित किया है, उसमें संविधान के तहत नगर निकायों को जनप्रतिनिधियों को प्राप्त शक्तियों को खत्म कर दिया है, जिससे साफ है कि कानून को भी तोड़कर दर्शाया गया है। इसलिए उन्होंने सीएम से इस मामले में अवलोकन कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस जिला स्तर पर बड़े बदलाव करने जा रही है। पार्टी इसकी तैयारी में भी जुट गई है। जिलों में नए चेहरे को जिम्मेदारी देने का पार्टी मूड बना चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बदलाव के संकेत दिए हैं। फिलहाल वे और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम दिल्ली में बुधवार से जमे हैं। चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर पार्टी आला कमान को पार्टी गतिविधियों की जानकारी से अवगत कराने दिल्ली गए हैं। साथ ही जिला अध्यक्ष व पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के साथ बैठक हुई। उसमें जो बातें तय हुई है, उसका पूरा खाका लेकर वे दिल्ली गए हैं। वहीं किन जिलाध्यक्षों को हटाया जाना चाहिए और क्यों हटाया जाना चाहिए, उनके स्थान पर किन्हें जिलों की कमान दी जाए, इन सब पर भी विस्तार से चर्चा होनी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिन जिन जिलों में 2 टर्म अध्यक्ष रह चुके हैं, वैसे लोगों पर पार्टी की खास नजर है। राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी की वारदात में बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के रांची ग्रामीण जिला अध्यक्ष जीतराम मुंडा की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया है। तो वहीं वारदात के सस्पेक्टेड मनोज मुंडा की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। इस वारदात के उद्भेदन को लेकर एसआईटी का भी गठन किया गया है। बीजेपी नेता जीतराम मुंडा के शव का पोस्टमार्टम के बाद आज भाजपा नेताओं और स्थानीय लोगों ने शव के साथ ओरमांझी में सड़क जाम कर दिया और मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस और प्रशासन द्वारा लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। मामले को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि प्रशासन को मामले की जानकारी थी, बावजूद इसके जीतराम मुंडा की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिस कारण इस तरह की वारदात हुई। बीजेपी नेता की हत्या से कहा जाए तो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि पुलिस और प्रशासन द्वारा लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। मामले को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि प्रशासन को मामले की जानकारी थी, इसके बावजूद जीतराम मुंडा की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिस कारण इस तरह की वारदात हुई। बीजेपी नेता की हत्या से कहा जाए तो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, तो वहीं पुलिस भी मामले को लेकर गंभीर है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। जानकारी के अनुसार जीतराम मुंडा की हत्या के पीछे मनोज मुंडा का हाथ हो सकता है, क्योंकि 2017 में बबलू मुंडा ने ही जीतराम मुंडा पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया था। लेकिन जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आया था। वहीं ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि मामले को लेकर जीतराम मुंडा को स्थानीय थाने की तरफ से सतर्क रहने की सलाह भी दी गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनोज मुंडा की पत्नी की मौत का इल्जाम मनोज पर लगा था और जीतराम मुंडा ने मनोज के खिलाफ गवाही दी थी, जिसके बाद न्यायालय द्वारा मनोज को 7 साल की सजा हुई थी। जिसके बाद से ही मनोज जीतराम मुंडा को मारने की साजिश में जुटा हुआ था और इसी आलोक में 2017 में उसने जीतराम मुंडा पर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मनोज का मोबाइल लोकेशन भी घटना के वक्त वारदात स्थल का ही मिला है
और उसके बाद से ही मनोज का मोबाइल भी स्विच ऑफ है, जिस कारण शक की सुई मनोज की तरफ घूम रही है। मन्नातू और पालू गांव के रहने वाले जीतराम मुंडा जी कल आर्यन होटल के पास में बैठे हुए थे, चाय नाश्ता कर रहे थे। उसी क्रम में करीब 6:45 बजे हथियारबंद एक आदमी वहां होटल के अंदर में जाता है और फिर डिस्परेटली फायर करता है बहुत नज़दीक से। लोग समझ बूझ पाते कुछ, वहाँ के स्टाफ जो और फायर करके तुरंत वहाँ से भागता है और बगल में ही बाइक लगा के कोई दूसरा उसके सहयोगी खड़ा था, बल्कि जैसा लोगों ने बताया कि गाड़ी स्टार्ट थी, फिर वो बैठा वो भागने में सफल हो गया। इनको आनन फानन में स्थानीय अस्पताल मेदांता में ले जाया गया और पुलिस को भी सूचना मैं भी वहाँ उपलब्ध हुआ। इलाज के क्रम में बेचारे वो नहीं रहे, ये दुखद है हम लोगों के लिए। वो भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण क्षेत्र के और माझी साइड के एक्टिव वर्कर्स थे। जहाँ तक अभी तक जो जानकारी मिली है हम लोगों ने पहले SIT का गठन उसमें किया है और DSP या कई हमारे टेक्निकल सारे स्टाफ उसमें लग गए हैं। मामला कुछ पहले का जरूर चल रहा है, विवाद पहले उनके बीच में कहीं न कहीं था, वो हम लोगों ने पुराना रिकॉर्ड निकाल कर नोटिस कर लिया है और बहुत हद तक ज़ीरोइंग किया जा चुका है कि इसी वजह से, आपसी विवाद के वजह से ये घटना घटित हुई है। उनको सूचना पहले दिया जा चुका था थाना लेवल से, या हमारे लोअर लेवल के कर्मचारी ने उनको सचेत किया था कि भैया आप जो है सो गाहे बेगाहे मत निकलिए, देर रात तक इधर उधर नहीं भटकें। क्योंकि जिस अपराध कर्मी के बारे में हम लोग अभी सोच रहे हैं वो कहीं न कहीं वो थ्रेट पहले भी उनको दे चुका है, जानलेवा हमला कर चुका है। तो ऐसा अनुमान है कि निश्चित रूप से वही ग्रुप इनको टारगेट करके और ये नेचुरली विरोध तो होना था, आक्रोश लोगों में, स्थानीय लोगों में होना ही था और उनके सपोर्ट जितने भी लोग हैं पोस्टमार्टम करा के हम लोगों ने वापस किया। तो कुछ लोग रोड पे जमा होकर मांग कर रहे थे कि यथाशीघ्र अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो और साक्ष्य संकलित करके आप लोग सज़ा दिलाने का काम कीजिए या जल्दी कार्रवाई कीजिए, यही मांग था। तो जेन्युइन पब्लिक का जेन्युइन मांग था, उसमें हमें उनको आश्वासन हम लोगों ने दिया है हमारे। और चूँकि SIT का गठन हो गया है, हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही इसमें उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी मैटर है। कुछ है हमको लगता है कि पारिवारिक में भी और कहीं न कहीं ये लोग रिलेशन में भी तो थे ना, जिनसे भी विवाद चल रहा था, कहीं न कहीं दूर के ही रिलेशन, लेकिन रिलेशन में एक ही समाज, एक ही कास्ट, सारा चीज़ है। और हम लोग गहन तहकीकात करते हैं कि वास्तव में रूट कहाँ है, तत्कालिक कारण क्या था ये हत्या करने का। इस बीच में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तो हम लोग पता करके उसको ले आएंगे उस तक। जब तक कुछ एक लोगों के डिटेन भी हम लोगों ने किया है, सस्पेक्टेड कुछ लोग आए हैं, अब स्क्रीनिंग चल रहा है कि वास्तव में फैक्ट्स क्या है, खुल क्या है। थैंक यू। क्योंकि घर में चर्चा होता तब तो पता चलता, घर में भाई साहब से चर्चा बात नहीं होती थी। अब क्या है नहीं है वो तो पुलिस जांच कर ही रही है, या करेगी कि नहीं करेगी वो तो पता चलेगा। क्या लगता है कुछ आपसी विवाद इस टाइप का? हाँ, आपसी विवाद तो मतलब कहीं कहीं से सुने थे कि था किसी के साथ। तो आप देखिए अब क्या है, आप किसी को कैसे कर सकते हैं कि वो वही है नहीं है। ये भाई है, हाँ। तो बहुत नजदीक रहते होंगे। नहीं भाई है तो बस हम लोग इतना ही अंतर था कि हम लोग भाई हैं, उतना बात उतना होता नहीं था। तो बस हम लोग काम के है, हम होटल लाइन पे व्यस्त रहते थे, बोले थे कि इसको देखभाल करो, और वो अपने लाइन पे रहते थे राजनीतिक क्षेत्र में, तो उनसे उतनी क्लोज में नहीं रहते थे। कहीं तो जमीन विवाद को लेकर नहीं, जमीन विवाद तो नहीं है, जमीनी बात नहीं है। कार्यक्रम करके जा रहे थे और मांझी से। क्या कार्यक्रम था? वो जो बंधु तिर्की का पुतला दहन का कार्यक्रम था, जी। जो सुनने में आया है, हमको उतना नहीं पता था। तो उधर से जा रहे थे, तो उनके साथ एक ढाबे वाले थे, वो भी राजनीतिक क्षेत्र में थे, है ना, उनका भी होटल था। तो वहीं जाके चाय पी रहे थे। जो हमको जानकारी हुआ, हम वहाँ गए तो पता तब तक ये हो चुका था बाद में कि वो वहाँ एडमिट है ना। तो
पता चला कि बाइक सवार से अपराधी लोग आए थे। कितने उसमें अपराधी थे इसमें? सुनने में जो आया वही है कि 1 या 2 कि 3 कितना थे, है ना, ये कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि 1 थे 2 थे, लेकिन बाइक में आए थे, है ना। पुलिस का कोई रोल? पुलिस का इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हम भाई के पास ही हैं। अभी पुलिस का रोल तभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे कि अभी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो तो जब अच्छा, सामने, उनको जान का पहले से खतरा था, आप आर्म्स लाइसेंस के लिए भी हाँ वो दिए थे। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। जी जी। जब उनका अगर हो चुका था और वो आम लाइसेंस के लिए दे चुके थे, लेकिन वो नहीं किया। अगर मान लीजिए किसी पर जानलेवा है, बाद में फिर हुआ, तो आप उस चीज़ को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट किए? आखिर आदमी, मेरा भाई तो चला गया ना। अगर वही बात अभी अगर कानून को मैं पूछूं तो वो कहेगा कि ये उनकी लापरवाही थी, ऐसे है वैसे है, अपना पल्ला झाड़ देंगे। लेकिन वो तो अब तो वो भाई साहब नहीं आएंगे। रांची के टाटीसिलवे थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में टाटीसिलवे थाना बिट बंगला निवासी विजय ठाकुर और लोअर बाजार थाना के कुरैसी मोहल्ला निवासी इम्तियाज अंसारी हैं, जबकि मामले में एक किशोर को निरुद्ध किया गया है। इनके पास से चोरी का एक R15 बाइक, एक पल्सर 220 बाइक और एक अपाची बाइक तथा एक स्कूटी बरामद किया गया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने महिलाओं पंचायत भवन के पास से 2 संदिग्ध व्यक्ति को पल्सर बाइक सहित पकड़ाए व्यक्तियों से बाइक से संबंधित कागजात की मांग की गई, तो उनके द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच के क्रम में उक्त बाइक चोरी का पाया गया, जिसमें गलत नंबर प्लेट लगा हुआ था, जो कि कैच बांग पेट्रोल पंप रामपुर से 14 सितंबर को चोरी की गई थी। एसपी ने बताया कि पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार बाइक चोर गिरोह के अपराधियों ने बताया कि 29 अगस्त को महिलाओं से इनके द्वारा एक स्कूटी की चोरी की गई थी, जिसे इम्तियाज अंसारी को रखने के लिए दिया गया है। इसके अलावा एक अपाची बाइक 30 अगस्त को कांटा टोली से चोरी करने और R15 को खेलगांव थाना क्षेत्र के लालगंज के समीप से चोरी करने की बात स्वीकार की है। इनके निशानदेही पर चोरी की 3 बाइक और एक स्कूटी को बरामद किया गया। तीनों से पूछताछ की जा रही है। झारखंड में हो रही लगातार बारिश से लगभग सभी डैमों में पानी खतरे के निशान पर पहुंच गए हैं। राजधानी रांची के हटिया डैम में ओवर स्पिलवे शुरू हो गया है। गेट के ऊपर से पानी का रिसाव होना शुरू हो गया है। बता दें कि स्पिलवे नंबर 2 और 3 में गेट के ऊपर से पानी का रिसाव हो रहा है, जबकि गेट नंबर 3 के बगल में लीकेज भी होना शुरू हो गया है और 1 इंच मोटे धार में पानी निकल रहा है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश ने पेयजल विभाग की इंजीनियरिंग पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बता दें कि 2010 से ही स्पिलवे डोर खराब है, लेकिन विभाग की अब तक नींद नहीं खुली है। 2017 में भी स्पिलवे डोर के ऊपर से पानी बहा था। इसके बावजूद अगर अब तक गेट नहीं खोला गया तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। आज राजधानी रांची में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक पूर्वी रांची, सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में अच्छी बारिश होगी। 23 और 24 सितंबर तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके बाद 25 सितंबर से 28 सितंबर तक मौसम में थोड़ा बदलाव होगा। इस दौरान सामान्यतः आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। एमसीसी ने बीते कल एक बड़ी घोषणा की। उसने क्रिकेट के नियमों में बदलाव करते हुए बैट्समैन या बैट्समैन के स्थान पर जेंडर न्यूट्रल टर्म बैटर या बैटर्स इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। इन बदलावों को एमसीसी कमेटी ने अप्रूव कर दिया है। इससे पहले क्लब की विशेष लॉ सब कमेटी ने इस पर फैसला लिया था। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, एमसीसी को लगता है कि जेंडर न्यूट्रल शब्दावली इस्तेमाल करने से क्रिकेट के इस स्टेटस को नई ताकत मिलेगी कि वह सबके लिए है। ये बदलाव इस दिशा में पहले से ही चले आ रहे हैं, विकास क्रम का एक हिस्सा है। इसके साथ ही यह खेल के प्रति एमसीसी का एक वैश्विक जिम्मेदारी का भी हिस्सा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में कई नए बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा शक किसी पर है तो वो उनका शिष्य आनंद गिरी है, जिस पर अपने गुरु और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। फिलहाल आनंद गिरी पुलिस कस्टडी में है, लेकिन आनंद गिरी का पैतृक गांव राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। उनके परिजन इस बात से इनकार कर रहे हैं कि आनंद अपने गुरु के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आनंद गिरी के सबसे बड़े भाई भंवर का दावा है कि 13 साल की उम्र में आनंद गिरी भीलवाड़ा में घर छोड़ चुके थे। वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो किसी की हत्या में शामिल हो सकते हैं। भाई भंवर और आनंद गिरी के रिश्तेदार इस घटना से बेहद दुखी है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी हत्या में शामिल नहीं हो सकता है।
बड़ी कूटनीतिक पारी खेलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अमेरिका गए हैं। 22 से 25 सितंबर तक के इस दौरे में प्रधानमंत्री के साथ रणनीतिकारों की भी एक टीम साथ गई है। माना जा रहा है कि कूटनीतिक कामयाबी मिलने के बाद बड़े पैमाने पर भारत की चिंता कई स्तर पर दूर हो सकती है। कम से कम क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। क्या होगा मुख्य एजेंडा, आइए जानते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का एजेंडा बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण अफगानिस्तान ही है। अफगानिस्तान और वहां के हालात को लेकर वह राष्ट्रपति बाइडेन से विशेष चर्चा करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अमेरिका रवाना होने से पहले इसकी पुष्टि की है। प्रधानमंत्री इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान भी उठाएंगे, लेकिन यह मामला सिर्फ मुद्दा उठाने तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री के एजेंडे में पड़ोसी देश पाकिस्तान की अति उत्साह वाली भूमिका की चर्चा भी शामिल है। पाकिस्तान पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी मनमानी चला रहा है और उस पर कई तरह के दबाव बना रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के कुछ कूटनीतिज्ञों, सुरक्षा और खुफिया विशेषज्ञों का ध्यान अफगानिस्तान में अपने हित सुरक्षा रखने के लिए पाकिस्तान से संबंधों की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान और चीन संबंधों का नया समीकरण बना रही है। अफगानिस्तान में चीन और तुर्की की भी रुचि बढ़ती जा रही है। मनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता इसी को ध्यान में रखकर होगी। भारत की निगाह अफगानिस्तान में पाकिस्तान की षड्यंत्र से पूरी भूमिका पर ही टिकी हुई है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। बच्चों के लिए कोरोना टीके जायकोव डी को मंजूरी मिलना टीकाकरण की दिशा में किसी बड़े कदम से कम नहीं है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। इसके मुताबिक कैडिला हेल्थ केयर अगले महीने बच्चों की वैक्सीन जायकोव डी लॉन्च कर देगी। इसमें इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने पिछले महीने मंजूरी दे दी थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जायडस कैडिला अक्टूबर से हर महीने 1 करोड़ डोज बनाना शुरू कर देगी। खास बात यह है कि बच्चों के लिए बने जिस टीके को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है वह स्वदेशी है। 3 खुराक वाले इस टीके की खूबी यह बताई जा रही है कि यह दुनिया का पहला टीका है जो डीएनए आधारित है, जबकि अभी तक दुनिया भर में जितने भी टीके आए हैं वे आरएनए पे आधारित है। यह टीका सुई के जरिए नहीं दिया जाएगा। बहुत से लोगों के मन में सुई को लेकर एक प्रकार का भय बना रहता है और इस डर के वजह से वह टीका लेने से बचते हैं। खास तौर से बच्चों के साथ यह समस्या ज़्यादा रही है। जायकोव डी टीका बाँह पर चिपका दिया जाता है और 3 दिनों में त्वचा के जरिए शरीर में पहुंच जाता है। कोविड रोधी वैक्सीन कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच 84 दिन के अंतर को कम करने के किसी भी फैसले पर भारत सरकार विचार नहीं कर रहा है। वरिष्ठ विशेषज्ञों ने कहा है कि सरकार कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच के अंतर को नहीं घटाएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही जा रही थी कि भारत में जल्द ही कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच के समय को कम किया जा सकता है, जिससे लोग कम समय में कोविशील्ड के दोनों डोज ले सकेंगे। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि कुछ ऐसा विचार नहीं किया जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों केरल हाई कोर्ट ने कोविशील्ड टीके की पहली खुराक के 4 सप्ताह बाद ही दूसरी खुराक लेने का आदेश जारी किया था, लेकिन केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र ने अपील दायर की। केंद्र ने अपने अपील में कहा है कि अगर केरल हाई कोर्ट की एकल पीठ की ओर से 3 सितंबर को दिए गए आदेश को वापस नहीं लिया जाएगा तो कोविड-19 से मुकाबला करने की केंद्र सरकार की रणनीति के क्रियान्वयन की समस्या पैदा हो सकती है। कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए 12 हफ्तों यानी 84 दिन के लिए इंतजार करना ज़रूरी है। सरकार के समयावधि बढ़ाने के पीछे वैज्ञानिक तथ्यों का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि 2 डोज के बीच लंबे अंतराल से वैक्सीन का असर ज़्यादा दिखेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21 भारत। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके पास भी कोई खबर है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।